अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सऊद आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस हिंदी लाइव। तो नाजरीन, आज की वीडियो जो है कुछ ज्यादा ही स्पेशल होने वाली है। जरा भी कहीं भी एक सेकंड भी आप स्किप ना करें तो बेहतर होगा। जोकीहाट विधानसभा चुनाव में अब होने वाली है मुद्दों की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2018 के पूर्व जेडीयू प्रत्याशी मुर्शिद आलम ने किया चुनाव लड़ने का घोषणा। तो उन्होंने अपने आवास पर बुलाया एक कॉन्फ्रेंस और उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने काफी सारी बातें रखी और वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और क्यों लड़ेंगे, किस तरीके से लड़ेंगे और क्या जोकीहाट विधानसभा में बदलाव आएगा, क्या जोकीहाट में विकास होगा, क्या जोकीहाट में जो जंगल राज चल रहा है क्या ये जंगल राज खत्म होगा, क्या आने वाला चुनाव परिवारवाद होगा, क्या आने वाला चुनाव धार्मिक चुनाव होगा। इन सारी बातों का खुलासा आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, वो भी वर्तमान मुखिया जनाब मुर्शिद आलम साहब की जुबानी। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं हमारे मुर्शिद आलम साहब को। हम चुनाव में जाएंगे और इससे पूर्व भी 2018 बाई इलेक्शन में हम जदयू से चुनाव लड़े थे। आज मेरा घोषणा करने का उद्देश्य है। अभी हम जदयू में हैं और जदयू में पूरी उम्मीद है कि हमको प्रत्याशी बनाएगा। यदि यहाँ पर अलायंस में सीट दूसरे को चला जाता है गठबंधन में, फिर भी इस बार मेरा चुनाव लड़ना तय है। तो मेरा खास ये उद्देश्य है कि हर हाल में 2025 का चुनाव जो कि हाट विधानसभा में लड़ना मेरा तय है। लेकिन एक चीज का आशंका है कि इससे पहले मान ले 1 साल पूर्व हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए मेरा मकसद है कि घोषणा भी कर दिया जाए और मेरी तैयारी भी चालू है और पूरी ताकत से और मेहनत से हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर गठबंधन में दूसरे को टिकट दे देती है तब भी मेरा चुनाव लड़ना तय है। वैसे हमारे टैग में कई पार्टियां हैं जिसका बुलावा है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि आप मेरी पार्टी से चुनाव लड़िए। लेकिन हम नीतीश कुमार के आदमी हैं, जदयू के पुराने आदमी हैं। जदयू पार्टी हमको बहुत बड़ा सम्मान दिया है। पहली बार बड़ी पार्टी से, और सरकार में भी जब पार्टी थी, सत्ता में थी जो पार्टी, वो पार्टी हमको पहली बार टिकट दे करके जोकीहाट विधानसभा से बाई इलेक्शन लड़ाया। भले मेरी हार हुई, जनताओं ने मुझे सम्मानजनक वोट दिया। जो वोट नहीं भी दिए भले किसी कारणवश, लेकिन उनके मन में हमको महसूस हो रहा है कि ये है कि इस व्यक्ति को वोट देना चाहिए और एक बार कम से कम उसको अवसर देना चाहिए। ये जनताओं में है। इसी उद्देश्य से आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। चूंकि हाल ही में पार्लियामेंट चुनाव हुआ, पार्लियामेंट चुनाव में नतीजा जो आया है, तो 2 धाराओं में चुनाव हुआ, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन से हमारे शाहनवाजी ये प्रत्याशी थे और एनडीए गठबंधन से माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी थे। मुकाबला बहुत बेहतर हुआ, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो यहाँ पर सेकुलर वोट था उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था शाहनवाज जी के अलावे। तो लोग नाराज रहते हुए भी, अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए भी, फिर भी उसको वोट दिया। यहां परिवारवाद की राजनीति को लोग समाप्त करने की इस पर है कि हम लोग इस बार परिवारवाद पर नहीं जाएंगे। एक चीज तो है कि यहां पर जब माननीय विधायक शाहनवाज आलम जी मंत्री बने थे, हमारी पार्टी और उसकी पार्टी का गठबंधन हुआ था और हम लोगों को बड़ी खुशी थी कि कम से कम जो इलाका हमारा बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, जिनके वजह से यहाँ के लोग, उनकी माली हालत अच्छी नहीं रहती है, उसमें सुधार होगा।
आपको मालूम होगा कि 2022 में बहुत बड़ा सुखाड़ हुआ, खास करके अररिया जिला में। जो हम लोगों का मुख्य फसल है धान, बारिश के वजह से धान की रोपनी नहीं हो सका और पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी 16 जिला घोषित किए सुखाड़, जिसमें जहानाबाद से गया तक का वो जिला था और मंत्री हमारे अररिया जिला के थे, फिर भी अररिया जिला सुखाड़ घोषित नहीं हुआ। ये बड़ी ही विडंबना की बात है कि हर समाज में जब लोग जनप्रतिनिधि बनाता है उससे बहुत उम्मीदें रहती हैं और लोग बहुत उम्मीद रखता है, लेकिन उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। उसके बाद फिर 2023 में अगस्त के पहले सप्ताह में भयंकर बाढ़ आया अररिया जिला में। उस वक्त भी वो आपदा मंत्री थे, फिर भी लोगों को राहत के नाम पर जीआर राशि जो 6,000 सरकार द्वारा दी जाती थी वो नहीं मिला। ये भी अररिया जिला के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस जिला का मंत्री और उसके बावजूद भी जिला की मतलब राशि जीआर राशि नहीं मिली। यही मुजफ्फरपुर से लेकर के दरभंगा से लेकर सीतामढ़ी तक जितने भी इलाका है, इधर जिला है, उन लोगों को मिला, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिला। तो हम लोगों को इस बात का अफसोस है कि भाई हमारे यहाँ मंत्री था, मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इससे पहले ये लोग दो ही बातें जाना है। एक आदमी एक भाई के मुंह पे हमेशा बोलता है वो कि ये बाढ़ का इलाका है, एक वो तटबंध वाला जो मामला है कि 50 साल से नहीं हुआ, महानंदा बेसिन। तो 50 साल में सरकार में कौन था या सत्ता में कौन था? अभी माननीय मंत्री जी अपने संबोधन में पार्लियामेंट चुनाव के वो भी बोले हैं कि 50 साल से जो की हाट विकास से कोसों दूर रहा, लेकिन अफसोस है कि इस 50 साल में मात्र 15 साल दूसरे लोगों को मिला। 35 साल मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार को ही दिया है, चाहे वो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के रूप में हो या सरफराज के रूप में हो, अंतिम में शाहनवाज के रूप में। फिर भी इस बात को दोहराता है कि आजादी के बाद ये इलाका विकासहीन है, विकास नहीं हुआ। तो बड़ी अफसोस की बात है कि आजादी के बाद जो लोग सत्तासीन थे यहाँ पर, उसके बाद भी हमारा जिला जो एजुकेशन का हब होना चाहिए, ये तालीम का बहुत बड़ा इदारा होना चाहिए, उससे कोसों दूर है। जहां लोगों का नेतृत्व नहीं रहा, किशनगंज में हमेशा बाहरी लोगों का नेतृत्व हुआ, चाहे वो तस्लीमुद्दीन साहब के रूप में हो, एमजे अकबर साहब के रूप में हो, शहाबुद्दीन साहब के रूप में हो, मरहूम जमीलुर रहमान साहब के रूप में हो, जयउर रहमान साहब के रूप में हो, लेकिन वहां पर मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है और ट्रेनिंग कॉलेज है, बहुत सारा ट्रस्ट का काम है। लेकिन आप पूर्णिया उठा के देख लीजिए, कटिहार उठा के देख लीजिए, ज्यादातर समय तारिक साहब जहानाबाद से आके चुनाव लड़े और वो जीतते रहे, लेकिन वहां इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है और बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज कटिहार में है, अररिया जिला में नहीं है। ये यहां पर जो जितने लोग भी जनप्रतिनिधि थे, जिनके नेतृत्व में अररिया जिला रहा, कहीं न कहीं बहुत ही चिंताजनक बात है कि ऐसा कोई एजुकेशनल हब नहीं बन सका, न उतना बड़ा यहाँ पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा स्कोप हो सका। जो कि हाथ विधानसभा से हम 2025 में चुनाव हो या 24 में हो, हम सभी अवाम उन्नास से और सभी जनताओं से अपील करेंगे कि आप मुझे एक बार अवसर दें, मौका दें। और खास करके मैं जनप्रतिनिधियों से जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पंच के रूप में हो, वार्ड सदस्य के रूप में हो, पंचायत समिति सदस्य के रूप में हो, जिला परिषद के सदस्य में हो, सदस्य हो, सरपंच साहब हो या माननीय मुखिया जी हो, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप साथ दें। मैं एक मुखिया हूं और 2001 के बाद लोग मुझे 3 पंचायत का नेतृत्व करने के लिए अवसर दिया है।
मैंने हर संभव यहाँ के लोगों का दुख सुख में साथ दिया है और हर संभव विकास करके दिखाया है। और मैं उन जनप्रतिनिधियों से करवद प्रार्थना करूंगा कि आपका एक मुखिया चुनाव लड़ना चाहता है, आपकी बात जो बिहार विधानसभा है, असेंबली है, जो यहाँ के माननीय विधायक का जी का एक हाउस है और वो पटल है, आपकी बात कहीं पर भी वो नहीं रखता है। लेकिन एक मुखिया जीत के जाएगा जब सभी जनप्रतिनिधि का सुख सुविधा का और उसकी मेहनत जो करता है उस पर बात होगी। इसका फायदा तमाम जनताओं को होगा, सभी वर्ग का होगा। पिछली बार 2020 का असेंबली चुनाव में आपने पूरी तैयारी की थी और जदयू का बाद में यहाँ का सीट जो है वो भाजपा को चला गया। बाद में फिर बात आई कि MIM से लड़ने जा रहे हैं, वहाँ भी आपको टिकट नहीं मिल पाया। इस बार क्या लगता है कि भाजपा तो यहाँ पर रिजर्व है अभी, अगर जदयू यहाँ नहीं आती तो फिर? देखिए, जदयू नहीं आती है, अगर हमारी पार्टी यहाँ से हाथ खड़ी कर देगी कि भाई हम यहाँ से नहीं लड़ेंगे, भाजपा चुनाव लड़ेगी। अगर गठबंधन से भाजपा के अलावे दिया जाएगा तो बेहतर रहेगा, नहीं तो बहुत पार्टी हमसे राब्ता कांटेक्ट किया है और हम उसमें भी जा सकते हैं। चूंकि इतना कुछ करने के बाद, इतनी तैयारी के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर चुनाव लड़ने का जिससे मेहनत कर रहे हैं अवसर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमको मौका तलाशना होगा और तलाश करके अपनी जगह बनानी होगी। इस बार क्या लगता है कि कुछ चुनौती होगी आपके सामने, क्योंकि तस्लीमुद्दीन फैमिली के जो स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन है उनके दोनों बेटे चुनाव लड़ेंगे, उनके बीच आप आ रहे हैं, तो क्यों चुनौती देखते हैं? हमारे ख्याल से चुनौती नहीं होगी। पूरे बिहार की जनता एक संकेत देते जा रहा है कि अगर आप सिर्फ 2 ही पार्टी पर सीमित रहेंगे तो हम तीसरे पर भी जा सकते हैं, नहीं तो निर्दलीय भी चुनाव जिता सकते हैं। पूर्णिया के लोगों ने साफ संकेत दिया पार्लियामेंट जैसा टफ चुनाव में कि आप सोचते हैं कि मेरा रिजर्व वोट NDA वाला या RJD गठबंधन वाला सोचता है, नहीं। जनता ये साबित कर दिया कि हम किसी के नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम किसी को भी अपना जो कर्मठ नेता है हम उसको वोट देंगे। यही चीज रुपोली में शंकर सिंह के रूप में NDA RJD अलग अलग धड़ा का धड़ा रह गया। जनताओं ने फैसला करके दिखा दिया कि आप अगर ये सोचते हैं कि हम जिसको टिकट देंगे वो जीत जाएगा, नहीं। मेरा मन है जो कर्मठ व्यक्ति है, समाज में बेहतर व्यक्ति है, जो काम करने वाला है, जो जनताओं के बीच में रहता है, हम उसको बगैर टिकट के भी जिता के भेज सकते हैं। कितना तैयार? इस बार पूरी तरह से बूथ लेवल तक मेरा कमेटी बन रहा है और सब जगह हम जा भी रहे हैं। अभी से ही लोगों को अपनी बात कह रहे हैं। लोगों के तरफ से बेहतर रिजल्ट भी आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगर पार्टी मेरी टिकट दे देती है तो चुनाव बहुत आसान रहेगा, नहीं तो जितने लोगों का मुझे बुलावा है उससे भी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, उनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई, उनकी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है। उन्होंने सारी बातें आपको बतलाई, जैसा कि आपने देखा और समझा। और आपको क्या समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया और साफ कर दिया वाज़े तौर पर, जो कि सारी चीजें वीडियो में मौजूद है। अब मैं क्या ही बताऊं आपको, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा, क्या जोकीहाट के अंदर, क्या जोकीहाट में आने वाले समय में क्या परिवारवाद चुनाव होगा, क्या धार्मिक चुनाव होगा, और आप कैसे नेता को जोकीहाट के अंदर लाना चाहते हैं? क्या आप पार्टी को देखकर वोट करेंगे या फिर आप इंसान को देखकर वोट करेंगे?
या फिर आप रिश्तों को देखकर वोट करेंगे, या फिर आप विकास के नाम पर वोट करेंगे, या फिर आप ऐसे लोगों को वोट करेंगे जिन पर आपको एतमाद हो कि ये इंसान बदलाव ला सकता है। अगर ला सकता है तो वो कौन है? तो बहरहाल वो बात की बात है। फिलहाल जनाब मुर्शिद आलम साहब ने जिस तरीके से खुलासा किया और आपके सामने सारी बातें रख दी और सारा पोल खोल के रख दिया है, अगर उन्हें किसी पार्टी से टिकट नहीं भी मिले तो भी वो चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव जीतने के बाद वो क्या करेंगे और किस तरह का बदलाव लाएंगे और क्या क्या वादा वो किए हैं, ये सारी बातें इंशाअल्लाह मेरे चैनल के माध्यम से आपको अगले वीडियो में जरूर मिलेगा। इंशाअल्लाह वो वीडियो बहुत जल्द, एक दिन के अंदर आपके सामने सेकेंड पार्ट भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो बहरहाल मैं था सऊद आलम सिद्दीकी। तो दोस्तों, आप सबों से गुजारिश है कि आप सब मुझे ढेर सारा प्यार दें। मेरा चैनल न्यूज़ प्लस हिंदी लाइव को सब्सक्राइब करें, मेरा पेज भी उसी नाम से है, मेरे पेज को भी फॉलो करें और मेरी रियल आईडी है सऊद आलम सिद्दीकी, उसको फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।